आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कल जहां तक देखे थे उसके आगे बढ़ते हुए अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं कि ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। इसमें एक पॉइंट ये देख लीजिए कि बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की किसने? बीपी वाडिया ने। अगला है, निम्न में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इनको याद रखिएगा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। बॉम्बे में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के की स्थापना कब हुई? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। वही रिपीट हो रहा है, कई बार पूछा जा चुका है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, नागपुर में एटक कहते हैं उसको शॉर्ट में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। अगला है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय कहते हैं इनको। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्न में से कौन थे? ये एम.एन. रॉय। ये देख लें, 1920 में एम.एन. रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? यह साम्यवादियों के खिलाफ एक षड्यंत्र अंग्रेजों ने जबरदस्ती लादा था। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की? ये है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। इससे पूरे विश्व में चर्चा हुई थी। रोमा रोला तक ने आलोचना की थी। रोमा रोला ये वही हैं जिन्होंने रोमा रोला रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की जीवनी लिखे हैं। रोमा रोला। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण। इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत टांगे, शौकत उस्मानी ये सब प्रमुख नेता थे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? एम.एन. रॉय ने। रेडिकल दल की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। ये भी एग्जाम में पूछने लायक सवाल है। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? यह क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगला चैप्टर है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें पहला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने लोगों पर को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। देख लें इसकी व्याख्या। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को चलने के लिए 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। अगला है, रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? यह राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया कब? 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कथन सही है कौन कौन सा? ये कूट दिया गया है नीचे। पहला है कि रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था।
दूसरा है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। और तीसरा है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए। कौन कौन सा सही है? इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। अगला है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के मध्य वायसराय रहा। अगला है रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में हुआ? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अगला है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था क्या? रॉलेट सत्याग्रह। अगला है रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ये स्वामी श्रद्धानंद ने। अगला प्रश्न है द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? ये रॉलेट एक्ट। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? यह है रॉलेट एक्ट का बनना। अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रॉलेट सत्याग्रह। 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? ये अमृतसर। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जलियांवाला बाग। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में किसके गिरफ्तारी? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था उसी के ये में विरोध में। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको गिरफ्तार किया गया। तो बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई जहां जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी। 1000 लोगों की जान गई थी। सरकारी रिपोर्ट में 379 मारे गए थे। नरसंहार की घटना के बाद टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं, दोनों को याद रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी और शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था। अगला सवाल देखें, जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए? क्योंकि किचलू और सत्यपाल बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस कर दी? यह है टैगोर। किसके विरुद्ध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्न में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? ये जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला प्रश्न ही अज्ञात है, तो आंसर क्या होगा? कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। कारण है कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ये ए सही है, आर गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? यह है शंकरन नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय की परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो यह है शंकरन नायर। किसके द्वारा जलियांवाला बाग में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइटहुड कहें या सर की उपाधि कहें, ये दोनों एक ही चीज है। घटना का सही क्रम बताना है। जलियांवाला बाग, डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाना, अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन 1919 वाला, इनको क्रम से लगाइए। गिरफ्तार किया गया 1919 में 9 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। तो ये डेट आपको याद रखना चाहिए।
हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? उधम सिंह। 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी, यानी 1919 में घटना घटी, 1940 में उधम सिंह ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे जनरल डायर को लंदन में जाकर के मारा था और इसके लिए उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। लंदन में 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को गोली से मारा किसने? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने लंदन में मारा जनरल डायर। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? महात्मा गांधी को। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? यह है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। निम्न घटना में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? रॉलेट एक्ट। अगला चैप्टर है खिलाफत आंदोलन। इसमें देखें पहला सवाल है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया? नीचे नाम दिए गए हैं, उनका कूट बताना है कौन कौन शामिल है। पहला है शौकत अली, दूसरा मोहम्मद अली, तीसरा शरीयतुल्लाह और चौथा है अबुल कलाम आजाद। तो ये शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, मुसलमानों द्वारा ये चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे। शरीयतुल्लाह। अगला देखें खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? मौलाना, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन से थे? ये भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। ये आंसर है, बाकी दोनों गलत हैं। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था गांधी जी ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? ये हकीम अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। हकीम अजमल खान। अगला प्रश्न देखिए, ये पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में प्रदान की गई थी हकीम अजमल खान को हाजिक उल मुल्क। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। तो ये दोनों के सोचने में, विचारने में फर्क है। खिलाफत आंदोलन एक तरीके से मुसलमानों को एकजुट कर रहा था और गांधी जी का उद्देश्य था दूसरा, जिन्ना का उद्देश्य था दूसरा। आगे देखें निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? ये जिन्ना है। जिन्ना उस समय प्रखर रूप से नेता बने भी नहीं थे।
जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, हजरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। अब देखें इन सभी में ये सारे नाम जो हैं इनमें कट्टर कोई नहीं था। ये सब के सब आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी सहयोगी रहे हैं, और जो मना कर रहे हैं जिन्ना, वही सबसे कट्टर निकले थे बहुत बाद तक। इसलिए उस मुद्दे पे ये कहना और गांधी जी को कमतर देखना दोनों आपके गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, इसी उद्देश्य से किए थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तुर्की का प्रश्न, ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। ठीक है, जब तक हम एक तरफ से कदम नहीं बढ़ाते, हम सामने वाले से उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए गांधी जी ने यही सोच करके कदम उठाया था कि पहले इन्हें आगे आना चाहिए। उनमें उनके दिल में भरोसा जगाने के उद्देश्य से वो सहयोग करने गए थे। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुसलमानों के समक्ष भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। अगला देखें, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः किस लिए? तो ये खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। अगला है, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। अगला देखें, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? ये इलाहाबाद। अगला, इस मिसाल में हम मुसलमान को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22। हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए इस मिसाल में, यानी कि दोनों एक साथ काम कर रहे थे इस वजह से। तो फूट डालो और शासन करो जो अंग्रेजों की नीति थी, उसको गांधी जी तोड़ रहे थे इस तरीके से, दोनों के अलगाव को कम किए थे। 1906 के बाद मुसलमान कटने लगे थे धीरे धीरे करके, उनको एक साथ ला दिए थे गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से। तो ये था इनका आगे का भविष्य देखते हुए। अगला है 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। अब है असहयोग आंदोलन। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? यह है CR दास। महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था जिसका CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। ठीक, सितंबर 1920 के कलकत्ता वाले में गांधी जी ने प्रस्तावित किया और नागपुर अधिवेशन में CR दास ने प्रस्तावित किया। कलकत्ता वाले में CR दास ने विरोध किया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1920। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन कहा जाता है? तो यह है असहयोग आंदोलन। पहला आंदोलन 1917 का था चंपारण, और पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? यह है 1920। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? नमक कानून। अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920। अगला है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। अगला, 1919 के सुधारों की
भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये सही नहीं है। बाकी इसमें बहिष्कार की योजना थी, 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति लक्ष्य था, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी, ये तीनों सही हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? वो है बिहार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने पर सरकार को राजस्व में कमी आई। बिहार और ओडिशा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए ऐसे महान और प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर, इन सबको शामिल किया था। नीचे के कथन पर ध्यान दें। पहला है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। दूसरा है हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। असहयोग आंदोलन के बारे में है। तीसरा है जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। और चौथा है ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। तो ये चौथा गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी कैसर ए हिंद की उपाधि। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय सरकार की मदद किए थे, इसलिए सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद के सम्मान से सम्मानित किया था। गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवी और उपाधि का त्याग किया था जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? यह चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक। ये 20 में 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। राहुल सांकृत्यायन ये साहित्यकार हैं। राहुल सांकृत्यायन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वे छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़े साहित्यकार हैं। अगला है, निम्न में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? ये 4 फरवरी 1922। अगला है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ये चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न, फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? यह चौरी चौरा शताब्दी समारोह। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। अगला, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा के कारण। निम्न में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो यह है चौरी चौरा में हुई हिंसा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार की थी। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। 4 फरवरी 1922 को गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन
स्थगित करने की घोषणा की थी? अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए कि यह कब समाप्त हुआ? 1922 में। अगला है कि दिल्ली में फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यह है डॉक्टर मुंजे। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। ये सही क्रम है चौरी चौरा गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। ये सीक्वेंस सही है। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद। अगला, निम्न घटनाओं का सही क्रम बताना है। चौरी चौरा, इसके बाद बारडोली प्रस्ताव, फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन। 4 फरवरी को चौरी चौरा, बारडोली 12 फरवरी को, असहयोग आंदोलन 1922 में बारडोली कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला प्रश्न देखें, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। यह है टैगोर। जलाए जाने का विरोध किया था टैगोर ने। निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? ये काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। अगला प्रश्न, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ये 1930 असहयोग आंदोलन गड़बड़ है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में। अगला प्रश्न, कौन सही सुमेलित है? ये राजगुरु को फांसी 1931। अब देख लें इसमें, दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ, अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह। अगला कथन कारण है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण है कि इस स्थगन का सियारदास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। कथन और कारण पे जवाब देना है, तो दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? यह है जयप्रकाश नारायण। इनमें से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? ये क्वेश्चन इसमें देख लें, पुरुषोत्तम दास, ठाकुरदास, जमुनादास, द्वारकादास, कावसजी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ आदि बंबई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प 1 माना है। ये क्वेश्चन आंसर ये सब गड़बड़ है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो स्वराज पार्टी के गठन से होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।